सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द भूमिका शो। मैं आपकी होस्ट भूमिका और आज हमारे साथ है ऋतिक दिवाकर, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर और कंटेंट क्रिएटर है। सो हेलो सर, आप कैसे हो? हेलो भूमिका, मैं बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए, आपसे बात करने के लिए इस पॉडकास्ट में। और मेरे को बात करना बहुत पसंद है, आपको पता है जितनी भी चीज़ों से, और एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। लेट्स थैंक यू फॉर कमिंग। अरे यार वेलकम। मैं तो क्या ही अब खुद का क्या ही तारीफ करूँ। पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आपने जब प्रोफेशनली डांस चालू किया तो उसके पहले मतलब समझो आपने कहीं डांस किया होगा। हाँ। तो आपको किसी ने अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो और फिर आपने सोचा कि चलो इसको एक प्रोफेशनली ट्राई देते हैं। मेरे को डांसर बनना ही नहीं था कभी, स्टार्टिंग से ही मेरा ये पर्पस नहीं था कि मुझे डांसर बनना है, मुझे ना मैजिशियन बनना था। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था कि कोई मैजिक सिखा दे मुझे कहीं से। एक ट्रिक है, मैं जाते जाते दिखा के जाऊंगा, आपको चिंता मत करो। तो मैंने ना ये ढूंढा कि कोई मुझे मैजिक सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता, बहुत ढूंढा, कोई मिला ही नहीं। फिर मैं एक पार्क में बैठा हुआ था, वहाँ पे ना लोग स्टंट्स कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये चीज़ कुछ अलग है। डांस करते हुए मैंने देखा था ऑलरेडी बहुत लोगों को, तो बट तब मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि यार ये चीज़ सीखनी चाहिए। जब स्टंट्स करते हुए देखा ना मैंने कहा यार ये कुछ अलग है, ये सीखना पड़ेगा। तो वहाँ से मुझे और क्यूरियोसिटी आई कि हाँ, एट व्हाट एज आपने मतलब चालू किया? मैं तब 8 साल का था जब मैंने शुरू किया था। हाँ। तो आपने मतलब कितना साल स्टूडियो में मतलब सीखा, या फिर क्या आपने कैसे सीखा? खुद से सीखा या फिर कुछ पार्क में सीखते थे पहले, ऐसा कोई प्रोफेशनली स्टूडियो में कभी गया नहीं स्टार्टिंग से ही। बट एक जगह जब मैं कानपुर शिफ्ट हुआ था, पहले मेरठ रहता था, वहाँ पे सिर्फ स्टंट सीखे थे मैंने, जो फ्लिप्स होती है सिर्फ वही सीखा था। डांस का डी भी नहीं मालूम था मेरे को, बट वो एक अलग से डांस फॉर्म है, हिप हॉप का ही एलिमेंट है, ब्रेकिंग, मैंने वो सीखी थी सिर्फ। फिर डांस मैंने कानपुर में आके सीखा। तो कानपुर में एक स्टूडियो था। तो मैं उस स्टूडियो के अंदर गया, मैंने गेट खोला, मैंने कहा भाई इधर डांस सिखाते। तो बहुत एटीट्यूड में एक लड़का दरवाजे से निकल के आया, बोलते हाँ डांस सिखाते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि भाई क्या फीस है? तो बोलते हैं ऐसे ऐसा इतनी फीस है। मैंने कहा यार उस टाइम पे 500 बहुत कॉस्टली था, एज अ नॉर्मल हाउस होल्ड जैसा हमारा है उसके हिसाब से 500 बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई ठीक है, थैंक यू। उसने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया स्टूडियो के, ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा हटाओ छोड़ो, पार्क में मस्त अपनी प्रैक्टिस करता था। फिर भाई वो जो स्टूडियो का ओनर था, तो वो किसी दिन उस पार्क में आया, उसने मेरे को देखा, उसने बोला यार ये चीज़ तुम तो बहुत अच्छी करते हो, कभी आओ स्टूडियो। फिर मैं दोबारा स्टूडियो गया, तब उस लड़के से मिला, तब फिर बहुत मारा मैंने उसको। नहीं मारा नहीं मैंने। फिर मैं उससे मिला, फिर वो थोड़ा ऐसे ही है ना, वो नया कुछ अंदर काम कर रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन में होगा, उसी फ्रस्ट्रेशन से बाहर आया, मुझसे बात करी, तो उस वजह से हुआ होगा। कभी मिले उससे बाद में मिला ना खूब, फिर सर करता था मुझे, बट ठीक है अभी अच्छा है। तो फिर उसके बाद आपको कैसे मतलब पहले कुछ रियलिटी शो ट्राई किया आपने सुपर डांसर के पहले? सुपर डांसर 1 में मैं आया था, उससे पहले तो मैंने बहुत शोज दिए, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, एक इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार कुछ करके आता था, पता नहीं, बहुत पुराना शो था, तो उसमें ऑडिशन दिए थे। उससे पहले बहुत सारे शोज में दिया, और सीजन 1 दिया था मैंने सुपर डांसर का ही। उसमें ना मेरा रोता हुआ चेहरा दिखता है बस जाते हुए ऐसा। और मेरे घर वालों को वही एक पॉइंट देख के ऐसा बिलीव हुआ कि हाँ अगर ये लड़का वहाँ तक पहुँच सकता है। मतलब मैंने गीता माँ, अनुराग बासु सर और शिल्पा मैम के सामने परफॉर्म किया, और उसके बाद मैं वहाँ से आउट हो गया सीजन 1 में, जो योगेश वाला सीजन था। तो उस सीजन के बाद फिर मैं घर आया, फिर मेरे एकदम होप खत्म हो गई थी कि भाई अब मुझे डांस करना ही नहीं है। अब इतना मतलब उस लेवल तक पहुंच के हमारा एक जो लखनऊ में मेरा ऑडिशन हुआ, लखनऊ के बाद फिर मेरा दिल्ली में एक ऑडिशन हुआ, दिल्ली के बाद फिर मुंबई में एक स्क्रीन से पहले, कैमरा से पहले एक ऑडिशन होता है, वो हुआ। उसके बाद मुझे गीता माँ और इन सब लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, और वहां से मैं आउट हो गया। तो मेरी तो फिर होप ही खत्म हो गई कि भाई अब मुझे दोबारा, तो मैं इस पॉइंट तक इतना क्वालिफाई करके यहाँ तक अब मैं दोबारा तो नहीं आ पाऊंगा। पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा तो हाँ ऐसा होता है कि भाई अब दोबारा मैं यहाँ तक तो नहीं आ पाऊंगा, एक बार हो गया बस, मेरा हो गया। फिर मेरे जो योगेश सर है, मेरे कानपुर में एक योगेश हमारा दोस्त अलग है, तो एक मेरे योगेश सर है, योगेश कुशवाहा, तो उन्होंने मुझे थोड़ा होप दिया। उन्होंने कहा नहीं ट्राई करो तुम एक बार और, एक सीजन और करके देखो, सीजन 2। और फिर मैंने कहा ठीक है चल गिव इट अ ट्राई। पर आपको उसका सुपर डांसर के बारे में पता कैसे चला? आपने कनेक्ट कैसे किया उनसे? मेरे को वही सर ने बताया था, योगेश कुशवाहा सर जो है मेरे, उन्होंने बताया था कि ऐसा शो हो रहा है। तो उनको भी कई मैसेज वगैरह आया होगा, या टीवी पे, पहले तो टीवी पे एड्स आते थे नीचे, एड्स आते थे हाँ। तो उससे कांटेक्ट नंबर निकाल के फिर कहाँ सिटी में ऑडिशन हो रहा है उधर जाके ऑडिशन दे के फिर वैसा होता था। तो फिर सुपर डांसर का कैसे जर्नी था? ऑडिशंस के बाद आपको लगा कि मतलब
कैसे होगा, आप कहाँ किस जर्नी तक पहुँचोगे? मैंने तो आपको सच बताऊँ ना, सीजन 1 में जब मैंने ऑडिशन दिया था ना, मैंने तभी पता था मुझे कि मैं तो कुछ तोड़फोड़ करने वाला हूँ, लेकिन फिर मेरी तोड़फोड़ हो गई, मैं आउट हो गया। तो आउट होने के बाद फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसा हो गया था कि चलो हटाओ अब नहीं, मतलब आदमी, मैं उससे पहले 6-7 साल से ऑडिशंस दे रहा हूँ कंटिन्यूअसली, कोई ग्रोथ नहीं, कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डांस कर रहा हूँ 6-7 सालों से। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, घर वाले भी डांटते हैं, उसके साथ कंटिन्यू मैं पढ़ाई भी कर रहा था, घर वालों की डांट भी खा रहा था, क्योंकि उन्होंने मना किया था डांसिंग नहीं करनी है, कुछ अच्छा करियर देखो। तो ये सब पॉइंट के बाद मुझे ऐसा हो गया था यार, इतने लोग मना कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं हटाओ, छोड़ ही देता हूँ, क्यों। फिर बट ठीक है, होप नहीं छोड़नी चाहिए कभी, नहीं छोड़नी चाहिए। तो फिर आपको मतलब कैसे कोरियोग्राफर्स के बारे में पता था, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत थे, तो आपको ऐसा था कि मुझे इनके साथ ही अपनी जर्नी करनी है? नहीं, वो तो हमारे ऊपर बिल्कुल रहता ही नहीं है। नहीं, पर एक होता है ना कि हमको मतलब ये सर चाहिए करके। बट प्रतीक सर का तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था, जो मेरे मेंटोर थे सीजन 2 में, उनका मुझे मतलब एक तो सोशल मीडिया में बिल्कुल यूज नहीं करता था, मुझे जितना योगेश भैया ने बताया था उतना ही था। बाकी मेरे को पॉल सर का पता था कि हाँ इनको भी ऐसा मेरे जैसा कंटेस्टेंट मिला था शो में, तो तब उन्होंने कोरियोग्राफ किया था, तो मुझे लगता था कि मेरी जो डांस फॉर्म है उसको अगर अच्छे तरीके से कोई दिखा सकता है तो वो पॉल सर ही थे। बट फिर मेरे को प्रतीक सर मिले, उनके साथ ऐसा बॉन्ड बना, और उन्होंने वो मुझे जैसे फिनाले तक लेके गए, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे कंटेस्टेंट को फिनाले तक ले जाना कोई छोटी मोटी बात है, क्योंकि मैं खुद की बेइज्जती कैसे करूँगा नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने प्रॉप्स किए हैं, जो एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं हमारे एक्ट में सीजन 2 में, वो पर्सनली मेरी जितना दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है अभी तक किसी ने वैसे प्रॉप्स या वैसे एलिमेंट्स नहीं यूज़ किया अपने एक्ट में। तो थैंक यू सो मच प्रतीक सर, अगर आप ये देख रहे हो तो, एंड आई लव यू सो मच, आप मेरे को वहाँ तक लेके गए, उस जर्नी तक लेके गए। एंड अभी भी प्रतीक सर के हाईलाइट में मैंने देखा आपका एक सुपर डांसर का आपका और उनका फोटो है एक। सो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत स्वीट है सर। तो उसमें से आपका फेवरेट एक्ट कौन सा था सुपर डांसर की जर्नी में? सुपर डांसर की जर्नी में आपको ऐसा कुछ याद होगा उसके बारे में? तो मेरा ना एक हम लोगों ने थय्यम किया था शायद से, वो ऐसा पूरा बड़ा गोल सा थय्यम था, पता नहीं क्या था, मैं भूल गया अब तो, उस प्रॉप का नाम भी भूल गया, वो बहुत बड़ा सा था। वो पता है स्पेशल क्यों था? क्योंकि उस एक्ट से पहले हम बैक स्टेज थे, मैं प्रतीक सर बैक स्टेज थे, और हम बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस एपिसोड में हम आउट होने वाले हैं। क्योंकि एक और हमारी कंटेस्टेंट थी, पॉल सर ही थे, तो वो भी उसी डेंजर में परफॉर्म कर रहे थे, तो हमें पता था कि उनका एक्ट बहुत अच्छा है, उनकी वोटिंग्स भी बहुत अच्छी है, और बाकी सब उनकी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली बेटर ही थी पिछली परफॉर्मेंसेस हमसे, कुछ थोड़ी थोड़ी बेटर थी। बट उस पॉइंट पे हमें ऐसा लग रहा था भाई अब तो हम घर जाने वाले हैं, अब हम आउट होने वाले हैं। मैं और प्रतीक सर रो रहे हैं, पीछे बैक स्टेज हमारा एक्ट शुरू होने वाला है और हम रो रहे हैं कि, फिर प्रतीक सर ने मुझे ये भी बोल दिया, ये कॉन्वर्सेशन बीच एक्ट में हो रही है, जब स्टार्टिंग में प्रॉप वगैरह लगता है ना स्टार्टिंग में, तो हमें बैक स्टेज में बहुत टाइम मिलता है, तो तब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई बात नहीं हम घूमेंगे, मॉल में जाएंगे, वाटर राइड्स करेंगे, ये करेंगे, एलिमिनेट कर दिया खुद को हम लोगों ने। फिर एक्ट भी शुरू नहीं हुआ, हमने परफॉर्म भी नहीं किया अभी तक। तो फिर ये सब बात होने के बाद फिर हमने परफॉर्म किया, वो एक्ट बहुत अच्छा हुआ, और फिर नहीं डिस्क्वालीफाई हुए हम लोग, जिसके लिए डर रहे थे वो लोग आउट हो गए। फिनाले तक तो गए थे हम लोग। तो उसके बाद कैसी थी आपकी, क्योंकि अभी के जो रियलिटी शोज होते हैं उसके बाद जब आप बाहर निकल तो मतलब आपके लिए लाइनअप्स होते हैं काम के, तो वो आपके टाइम पे कैसा था? ऐसा कुछ था आपके टाइम? मुझे ऐसा लगता है कि काम तो था मेरे टाइम के बाद, बट मुझे गलती लगती भी है, मुझे गलती नहीं भी लगती है कि मैंने शो के तुरंत बाद क्या बोलते हैं ऑडिशंस देना बंद कर दिया था, और मैं ऐसा हो गया था अब तो डांस शो कर लिया, अब तो बढ़िया है, अब जाओ घर मस्त पढ़ाई करो, हो गया, अब क्या चाहिए। लेकिन जो मेरे साथ वाले लोग थे उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किए, वो अलग अलग सिटीज़ में जाके ट्रैवल कर रहे थे, ऑडिशंस दे रहे थे और शोज़ कर रहे थे, कंटेंट बना रहे थे। मैंने 1-2 साल तो सोशल मीडिया ही नहीं यूज़ किया। शो खत्म होने के बाद, सुपर डांसर के बाद, मैं तो खुश था, घर में रहता था, टीवी देखता था मस्त। हम लोग एक इंस्टीट्यूट के इवेंट्स भी करते थे, मैं योगेश और बाकी कुछ कंटेस्टेंट से हम लोग इवेंट्स करते थे, मस्त पैसा आ रहा था, सब बढ़िया था, कोई ज़रूरत नहीं थी कुछ करने की, माँ बाप कह रहे पढ़ाई करो, वो भी मेरी स्कॉलरशिप थी, तो वो सब चीज़ें भी आराम से हो रही है। तो फिर 2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे जो फेम मिला था मैंने वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया,
और बाकी लोगों ने मुंबई में रुक के वो चीज़ करी। और मेरा कानपुर आने का डिसीजन भी थोड़ा गलत था कि मुझे मुंबई में रह के ही अगर पढ़ाई करनी भी थी तो मुझे मुंबई में रह के करनी चाहिए थी, मुझे कानपुर नहीं आना चाहिए था। बट ठीक है, आई डोंट रिग्रेट अबाउट दैट। बढ़िया है अभी भी। पर फिनाले के बाद आपकी कैसी फीलिंग थी? फिनाले के लगा बाद कि एक स्टेप दूर थे, ट्रॉफी तो चाहिए थी हाथ में? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा? मैं बहुत खुश था। हम मेरी और आकाश की शो के स्टार्टिंग से ही ऐसी बॉन्डिंग थी ना, हम जीतने के लिए शो में थे ही नहीं। हम सिर्फ इंजॉय कर रहे थे जो मूवमेंट था। और मैंने आपको बताया ना, मैंने सीजन 1 से ही सोच लिया था कि मुझे इस शो में जाना है, फिनाले मस्त, मेरे एड चल रहे हैं टीवी पे, प्रोमो आ रहा है। और वो फर्स्ट सीजन में नहीं हुआ, सेकेंड सीजन में हुआ। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार ये सब चीज़ें तो सोच रखी है मैंने, ये सपना देखा था मैंने, तो हुआ है मेरे साथ। तो ऐसे अभी भी मैंने ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सोच रखी है कि हाँ होपफुली होंगी, और मुझे पता है मैं मेहनत करूँगा तो होगी। तो शो के बाद भी जैसे मैं आपका क्वेश्चन कहीं और ही लेके चला जाता हूँ। इट्स ओके, कंटिन्यू। तो क्या क्वेश्चन था आपका? सॉरी। फिनाले के बाद क्या फीलिंग थी आपकी? मतलब ट्रॉफी, मतलब एक स्टेप दूर थे आप उससे? बढ़िया था, मतलब नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या बात है, सबकी अलग अलग जर्नी है। अगर विशाल जीता था हमारे सीजन में, तो वो जीता भी, तो मुझे लगता है हम 4 लोग थे फिनाले में, और ये हमारा इकलौता सीजन था जिसमें सिर्फ 4 फाइनलिस्ट थे। बाकी हर बार या तो 5 रहते थे या तो 6 रहते थे। तो 4 वाला मेरे को ऐसा था कि चारों ही डिजर्व करते हैं, 5 ही करते थे। शगुन भी एक एपिसोड पहले ही आउट हुई थी, तो मेरे लिए तो 5 लोग डिजर्व करते थे जीतना। मैं भी जीत जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, जो भी किया आपने अच्छा ही किया। तो मतलब योगेश तो समझो सुपर डांसर 1 से थे। हाँ। और आकाश और आप सीजन 2 में थे। हाँ। तो मतलब आप तीनों का ट्रायो कैसे बना? मतलब वो जानना है, क्योंकि इतना मजा आता है आप तीनों को जब भी हम स्क्रीन पे देखते हैं। हाँ। तो ऐसे नहीं कि हम स्किप करके देखते हैं, स्टार्ट टू एंड पूरा देख रहे हैं। तो आपका ट्रायो कैसे क्रिएट हुआ? देखो, पहले योगेश हमें ना बीच एपिसोड में मिला था। पहले आकाश और मैं तो स्टार्टिंग से, आकाश मुझे दिल्ली में मिला था जब सीजन 2 के ऑडिशन चल रहे थे ना, तब दिल्ली में हम लोगों ने छोले भटूरे खाए थे साथ में। ऐसा तब हमें पता नहीं था कि हम लोग फिनाले तक साथ में जाने वाले हैं। और ये सीजन 1 की बात है जब मैं आउट हुआ था। और फिर सीजन 2 में आकाश मुझे फिर से मिला, तब हमें यार तुझे कहीं देखा है। फिर ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने ना बहुत सारी हरकतें करी ऑडिशन के टाइम पे भी, मेगा ऑडिशन के टाइम पे। मैं नहीं बता सकता क्या क्या कर रहे थे हम लोग, बेफजूल की चीज़ें। तो हमारा वहाँ से बॉन्ड बनता आ गया। फिर हमें ना एक एपिसोड में योगेश मिला, तो योगेश हम लोग को ना ऐसा लग रहा था इससे तो बात ही नहीं करनी, ये तो बहुत ही मतलब चिड़चिड़े, मतलब योगेश को देख के ना दिमाग से ही खराब हो जाता था। मेरा भी और आकाश का भी। बट हमें होता नहीं है कि हम तीनों की पर्सनैलिटी इतनी अलग है कि हम लोग जब साथ में मिलते हैं ना, या तो लड़ाई होती है या तो ऐसा फन होता है कि हम मतलब डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। मैं अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करने बैठूंगा ना तो बंद हो जाएगा पॉडकास्ट। लेकिन हाँ, बट हम ट्राई करते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ाई ना करें। बट अगर हम लोग दिन में 12 घंटे मिल रहे हैं तो उसमें से 11 घंटे हम लड़ाई करते हैं। वो तो हम व्लॉग्स में देख ही रहे। हाँ, तो ऐसे ही बॉन्ड बनता गया, मिलते गए हम लोग। और फिर एक आई एम हिप हॉप किड्स करके हम लोगों ने एक ग्रुप में साथ में काम किया था, तो वहाँ से और अच्छा बॉन्ड बन गया। तो होते नहीं है 2-3 पागल लोग साथ में मिल जाते हैं तो पागलपंती और थोड़ी बढ़ जाती है, तो वैसा हो गया था। तो तब से कंटिन्यू होते हुए बॉन्ड अब तक चल रहा है जो भी है। तो आपने जो रिसेंटली आपकी क्लिप आई थी योगेश, मोस्ट फनी क्लिप, मतलब सच में लड़ाई हो गई थी क्या आपकी? हाँ, वो बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी। योगेश, मैं खुद देख रही हूँ ये ऐसा क्या हो रहा है इसमें। नहीं, हम पता है कुछ नहीं हुआ था, हम छोटी, पता है उसने सिर्फ मुझे मारा था और मैंने उसे मारा था, इतनी सी बात में इतनी लड़ाई हो गई थी, इतनी बुरी गालियां दे रहे हैं हम एक दूसरे को। मतलब जो बीच में थे हम लोग, बीच में लोग पानी पूरी खाते हुए हमें देख रहे हैं कि ये लोग कैसे लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और आकाश ने भी आज तक हम दोनों को ऐसा लड़ते हुए कभी विटनेस नहीं किया। तो वो देख रहा है भाई ये लोग कैसे लड़ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। शूट भी कर रहा था आप लोग। शूट भी। और एक पॉइंट पे जब उसको लगा ना कि भाई अब तो रोकना पड़ेगा, तो उसने कैमरा बंद किया। और उसके बाद भी हम लोग कम से कम 10 से 15 मिनट लड़े। और फिर उसके बाद मेरा ऐसा हो गया कि अब मुझे इन दोनों से ही नहीं मिलना है, कभी जिंदगी में बात नहीं करनी है। और मुझे पता था अब आकाश से मिलूंगा तो फिर मुझे इससे भी मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा अब मैं दोनों से ही कभी नहीं मिलूंगा। मेरा एकदम ऐसा पीक पे था। और मेरे को बहुत कम गुस्सा आता है। अगर हम तीनों में देखा जाए तो सबसे काम मैं हूँ, शांत और अच्छा मैं हूँ। वो दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ज़रूरत हो तभी बात करनी चाहिए, वैसा वाला। तो यही था।
फिर मैं गया, आगे तक चल के गया, फिर इन लोग बाइक लेके मेरे पीछे पीछे आए, बोले कि नहीं बैठ इसमें बैठ। मैं कहा नहीं बैठूंगा। फिर आकाश उतर के आया, आकाश ने मुझे बाइक में बैठाया, बाइक में बैठाने के बाद आगे तक लेके गए। फिर मैंने कहा ठीक है चल रहा हूँ, रुको रुको। फिर हम लोग ना ट्रैफिक में कहीं रुके, ट्रैफिक में रुकने के बाद ना मैंने एक ऑटो वाले से पूछा आप स्टेशन जा रहे हो? तो फिर मैं बीच में से उतरा और मुझे बीच में बैठा रखा था इन दोनों ने, मैं बीच में से निकल के गया, ऑटो में बैठा और चला गया। और फिर उसके बाद फ़ोन वोन किया, फिर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, फिर मैंने फ़ोन उठाया, बात करी, फिर मैंने कहा ठीक है चल एक बार मिल ले, बात कर ले, फिर उसके बाद तू कभी ज़िंदगी में मत बात करना। फिर वो दिन है और आज का दिन है जाना ही पड़ता है मिलने। क्रेजी था वो वीडियो तो एकदम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले उस लड़ाई पे हम लोगों ने 3 वीडियोस बना दिए, पता है? मैंने वो आपका वो वाला वीडियो भी देखा यूट्यूब पे कि आप लोग फुल सिनेरियो बता रहे हो कैसे, मतलब उसको अलग अलग चीज़ों से शूट भी किया हम लोगों ने। आकाश ने अपना व्लॉग बना लिया और योगेश ने अपना चैलेंज वीडियो बना लिया और मैंने भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाया उस पर पूरे लड़ाई पे। तो मस्त मिल किया हमने लड़ाई को। तो ये हमारे गिफ्टिंग पार्टनर के तरफ से ब्लूम्स गिफ्ट बाय परी, वो हैंडमेड बुकेट्स बनाते हैं। सो मतलब आप किसी को भी चाहिए होगा तो आप प्लीज़ ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे उनका आईडी का नाम आ जाएगा। सो ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। इस फ्लावर का नाम बता दोगी तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे खुद नहीं पता। देख लो ब्लूम्स गिफ्ट बाय परी, ये देखो इसको नाम तक नहीं पता है, बट थैंक यू सो वेरी मच, आपने ये फ्लावर मेरे लिए बना के दिया। खुशबू तो नहीं है, सोच रहा था कुछ अच्छी खुशबू बताऊंगा, बट थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा बनाया आपने, यहाँ दिख तो नहीं रहा। तो फिर चलो डांसिंग तो ठीक है आपने चालू कर दिया, कंटेंट क्रिएशन कैसे सोचा? डांसिंग के मतलब कंटेंट क्रिएशन कैसे आपने चालू करने का सोचा? कंटेंट क्रिएशन का ये था कि मुझे ना स्टार्टिंग से ही कुछ अलग करना था। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ डांसिंग वाली वीडियोस बनानी है, कि सिर्फ डांसिंग दिखाना है। मुझे बात करना पसंद है, मुझे उल्टी सीधी चीज़ें करना पसंद है, जैसा मैं कंटेंट डालता हूँ। तो मेरे को ऐसा कुछ अपलोड करना था स्टार्टिंग से, तो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएशन भी इसीलिए शुरू किया कि मैं अपना वो साइड दिखा पाऊँ जो मेरा डांसिंग के अलावा है। लोगों को पता है कि मैं डांस करता हूँ, अच्छा डांस करता हूँ, बट मेरे को ये सब चीज़ें भी करना पसंद है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली में बियर्ड गायब करी थी, वो बनाई है अभी कल ही देखा मैंने। तो ये चीज़ है। और क्या हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं कैंपिंग वगैरह पे या ऐसा, तो उसका मैं कुछ व्लॉग बनाता हूँ। तो ये सब चीज़ें चैलेंज करता हूँ मैं, जितना खाता हूँ उतना डाइजेस्ट करने के लिए भागता दौड़ता भी हूँ। तो ये सब चैलेंजेस करना मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए। और ये सब मेरी फील्ड से जुड़ा हुआ है। मुझे फिट रहना अभी पसंद हो गया, पहले मैं बहुत मोटा था। तो ये सब एक साथ एक ही फ्लो में आ गया, तो मुझे मज़ा आने लगा ये सब चीज़ें करने में। पर मतलब कंटेंट क्रिएशन की एक अच्छी भी बात है, मतलब जिन लोगों को चांस नहीं मिलता या फिर किसी को पता नहीं कि ऑडिशन कहाँ देते हैं, हाँ, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं लगता कि एक हो गया? मतलब आप पे टैलेंट है तो आप डाल रहे हो, मतलब वो उनके थ्रू ऑटोमेटिकली जाएगा आपको। मतलब इसके बारे पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो आपने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए इंटरनेट ओपन है, कोई कुछ भी डाल सकता है। अब कोई कुछ भी डाल सकता है तो कोई कुछ भी डाल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, बिल्कुल आपको इंस्टाग्राम पुश करेगा, लेकिन आप कुछ उल्टा सीधा डाल रहे हो तो वो भी इंस्टाग्राम पुश करेगा, और वो कहाँ जा रहा है और वो आपको बैकफायर कैसे कर रहा है वो कंटेंट, तो वो भी आपको देखना ही पड़ेगा। फिर लोग बोलते हैं कि हम ऐसी वीडियोस डालते हैं तो हमें गाली पड़ती है, तो वो तो पड़ेगी ना, लोग हैं ही इसीलिए। आप आपका कंटेंट बनाते रहो, कंटिन्यू रखो, जितना कंसिस्टेंट रहोगे ना आप। मैं आपको सच बताऊं, अभी के पॉइंट पे ऐसा है इंटरनेट कि आप 10 दिन गाली भी दोगे ना, 20वें दिन आपको लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। आप ऐसा है, बस कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इंटरनेट पे। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे और जितना ज़्यादा अपलोड करोगे, इंस्टाग्राम को भी वही चाहिए और लोगों को भी बहुत फ्री टाइम है। हमें लगता है लोगों के पास टाइम नहीं है देखने के लिए, लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है। आप अपलोड करो और लोगों को बस फेंकते रहो अपनी वीडियोस किसी भी तरीके से। मिस्टर बीस्ट भी यही कहता है, भाई अपलोड तो करो। जब तक आप अपलोड नहीं करोगे, कुछ डालोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं। गलती करो, बहुत ज़रूरी है गलती करना। मैं खुद इसीलिए अपलोड करता हूँ कि मैं अपलोड करके सीखूँ अपनी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या इंप्रूव करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करो। ऐसा कभी हुआ है आपने अपलोड किया और उसके बाद तुरंत डिलीट? नहीं ऐसा, हाँ एक वीडियो में हुआ है ऐसा। अभी मैं ना, देखो अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। अभी मैं मथुरा गया था और मथुरा में ना मैंने एक वीडियो में ना एक पहलवान को पटक दिया था। अब वो क्या हुआ था कि हम लोग सिर्फ ऐसे मथुरा में योगेश के घर पे गए थे हम लोग, मैं आकाश योगेश, हम लोग अभी मथुरा ट्रिप पे गए थे, तो उसके घर पे गए थे। ऐसे ही बीच में एक अखाड़ा पड़ा, तो हम उस अखाड़े के अंदर घुस गए और ये पूरा क्लिप है, इसने आकाश ने ब्लॉग बनाया है।
उस अखाड़े के अंदर घुस गए, हम लोग उनके साथ पहलवानी करने लगे। वो हमें सिखा रहे थे, ऐसा नहीं कि वो लड़ने की इंटेंशन से लड़ रहे थे हमसे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ तुम गिराने का ट्राई करो। तो हमने कहा ठीक है हम गिराने का ट्राई करते हैं। तो मैंने एक पहलवान को ऐसा पटक दिया, और उससे पहले जो उस पहलवान की और मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो भी अपने फोन से वीडियो बनवा रहा था, और उसने बोला है उस वीडियो में कि देखो अब मैं इसको कैसे पटकता हूँ, मुझे ऐसा उसने बोला है। उसके पास अगर वो चाहे तो वो ये वीडियो खुद अपलोड करके ये चीज़ क्लेम कर सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं करेगा। वो अपनी अपनी सबकी रिस्पेक्ट है, आई रिस्पेक्ट कि वो ऐसा कर रहे हैं, जो भी है उनका। तो मैंने उसमें पटका, तो मुझे वो वीडियो अच्छा लगा, तो वो मैंने रील पे डाल दिया। और उसके बाद वो, आप गेस करो उस पर कितने व्यूज़ गए होंगे। उस पर 3.9 मिलियन व्यूज़ थे, और मतलब 500K के अराउंड उसमें लाइक्स थे। और वो वीडियो इतना फटा, उसने फ़ोन कहीं से नंबर ढूंढा योगेश के घर का, योगेश के घर पे फ़ोन किया कि मेरा ये वीडियो हटवा दो, मैं ऐसा पहलवान हूँ, मैं नेपाल जाके परफॉर्म कर चुका हूँ, इतने वो कर चुका हूँ। अब उसने मतलब आई नो कि वो अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ रहा होगा मुझसे, बट उन्होंने मेरे से कहा था कि गिराना है, तो मैंने उससे गिराया। मैंने ये सोच के नहीं गिराया कि हाँ मुझे कैसे गिरा रहा है, मैं तुझे गिराऊंगा। मैं उसमें बहुत काम हूँ, मैं उस पूरी वीडियो में ही काम हूँ। मैंने उसको ऐसा गिराया, फिर उसके बाद वो ऐसा बोलने लगा। तो मैं नहीं चाहता था कि ये सब चीज़ें किसी के भी घर तक आए या किसी के करियर पे बात आए, तो फिर मैंने वो वीडियो हटा दिया था। तो अब वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मेरा पटकी वाला, लेकिन व्लॉग देख सकते हो आप। व्लॉग में अच्छे से पूरा सब है, बढ़िया है। तो भी कंटेंट क्रिएशन केस में मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं, और आज के टाइम पे उनको म्यूजिक वीडियोस तो मिल ही रहे हैं, मतलब एक्टिंग मिल रही है, मतलब हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कंटेंट क्रिएशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टार्ट करने के लिए? देखो, कंटेंट क्रिएशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से कुछ नहीं कर सकते हो। मैं किसी ऑडिशन में जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे इतने फॉलोअर्स है, या मैं ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ, ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ। अगर आपको एज अ एक्टर काम करना है तो आपके अंदर एक्टिंग की स्किल्स होनी चाहिए, या आपको एज अ डांसर काम करना है तो आपको डांसिंग की स्किल्स होनी चाहिए। तो कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसे ही है। अगर आप सिर्फ कॉमेडी कंटेंट बनाते हो तो आपको कॉमेडी स्केचेस लिखने आने चाहिए। आप पॉडकास्ट का बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लो में बात करना है, या कितनी ड्यूरेशन रखनी है, कहाँ पे इमोशन कैसा रखना है। अब अगर पूरा पॉडकास्ट सीरियस है तो सीरियस नहीं रख सकते, बीच में कॉमेडी रखना पड़ेगा, थोड़ा इमोशनल रखना पड़ेगा, ऐसा पूरा एक मूवी की तरह बनाना पड़ेगा पॉडकास्ट को भी। तो इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप सिर्फ ऐसा कंटेंट क्रिएशन के बल पे कहीं भी नहीं जा सकते। तो मुझे ये लगता है कि स्किल सीखो, स्किल इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्रिएशन साथ में करते रहो, बट स्किल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब आपके फैमिली का क्या रिएक्शन है इसमें, मतलब डांसिंग से लेके कंटेंट क्रिएशन तक उनका क्या रिएक्शन है? मेरी फैमिली तो बहुत खुश है भाई मेरे से। उनको ये लगता है, अब मैंने उनको इतना बिलीव दिला दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये मुझे भी लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे पता है एंटी भूमिका भी कुछ भी कर सकती है। हम लोग हैं ऐसे। हाँ। पता है, जब आप लोग कुछ सोच लेते हो ना कि हम में वो हंगर है काम करने की। जैसे आपने म्यूजिक शुरू किया था, आपने जैसे एंटी ने बताया, आप BMM कर रहे, मास मीडिया किया आपने वो चीज़, तो आपको पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है। और बहुत सारे लोग ना गोललेस होते हैं, मतलब गोल होता ही नहीं है लोगों के पास। आपके पास गोल है, मेरे पास गोल है, और वो मैंने अपनी फैमिली को बताया है। जैसे आपने आपकी मॉम को बताया कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है। बहुत लोग यही नहीं बता पाते कि मुझे अब लाइफ में करना है क्या है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले भी हैं जो बोलते हैं यार मैं क्या करूँ, मेरा कॉलेज हो गया, मेरा स्कूलिंग हो गया, अब मैं क्या करूँ। उनके पास गोल ही नहीं है करने के लिए। भाई ये तो एकदम कुछ पर्पस नहीं है तुम्हारी लाइफ का यार। ये पॉइंट कभी मत आने देना अपनी लाइफ में। हमेशा कुछ सोच के रखना कि मुझे ये करना है, तो फिर उससे आपके लिए और इजी हो जाएगा जर्नी शुरू करना आपकी उस चीज़ की। जैसे आपने पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करी है, अब आपको पता है कि आपको आगे और क्या क्या चीज़ें करनी है। ऐसे मुझे पता है कि मुझे एज अ एक्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर आगे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैंने वो सब चीज़ें अपनी फैमिली को बताई कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। आई नो ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी मैं अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुंबई में, और मेरी फैमिली सब बढ़िया है वहाँ पे घर पे। बट इसमें मैं मानता हूँ कि मेरी बहन रितिका बहुत समझदार है। अगर हमारे घर में कोई सबसे ज़्यादा समझदार है मेरे मम्मी पापा के बाद, तो वो रितिका है। फिर उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा है सीनू, डॉगी है मेरा, वो है। उसके बाद मैं आता हूँ। मेरी बहन मेरे घर में मेरे से ज़्यादा समझदार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी बहुत हेल्प करी है घर वालों को ऐसा चीज़ समझाने में कि ये चीज़ एक्चुअल में होती क्या है, कंटेंट क्रिएशन। और बाकी मैंने शो किया है। और आपको बस सबसे पहले अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को कन्विंस करना है ना आपको, तो आपकी फैमिली है।
तो आप जिस दिन अपनी फैमिली को कुछ करने के लिए कन्विंस कर लोगे ना, आपने वो रेस जीत ली है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली को कन्विंस करना मतलब अब आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो मेरा वो पॉइंट आ गया है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये मुझे कहाँ से आया है, जब मैंने अपनी फैमिली को ये चीज़ बता दी और मेरी फैमिली रेडी है, वो कन्विंस्ड है कि हाँ हमारा बेटा कुछ भी कर सकता है। तो ये पॉइंट ला दो अपनी लाइफ में, बस हो गया। और कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई, सब तो easy है। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि एक्टिंग, तो आप इन फ्यूचर एक्टिंग करने वाले हो? मैं बहुत एक्टिंग करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं, अभी ABCD का भी कुछ तो भी हो रहा है, वो बन रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ऑडिशंस कहाँ से देने हैं। तो मैं वही है कि मुझे ऑडिशंस देने हैं, और मैं हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। आप बोलो कि 500 लोगों की लाइन है, 500 लोगों की लाइन में खड़े होकर ऑडिशन दो, मैं दूंगा। मुझे बताओ तो मुझे पता तो चले, बट मुझे जिस काम के लिए ऑडिशन देना है मुझे वो काम तो मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया रमो सर मूवी बना रहे, सर ले लो ना प्लीज़ सर। तो उस तरीके से अब मैं अप्रोच कैसे करूं? मैं रेमो सर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर तो ऐसे बोल नहीं सकता कि सर ऑडिशन ले लो ना, ऐसा नहीं बोल सकता मैं सर को। तो वही है कि किस तरीके से अप्रोच करे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ऑडिशंस ढूंढना और ये सब चीज़ें करना। और मुझे ऐसा, और मैं अभी 8 महीने पहले शिफ्ट हुआ मुंबई, तो अभी तो मैं अपना रेंट ही देख लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। रेमो सर आपके घर थोड़ा लेट आता हूँ ABCD के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। पर आपको नहीं लगता कि एक अपॉर्चुनिटी, मतलब हार्डवर्क करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बट वो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के नहीं आएगी हमेशा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद जाके बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ेंगे। आप 100 जगह वीडियो भेजोगे ना, तब आपको कहीं 3 या 2 जगह से रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं अभी भी वही कर रहा हूँ कि मैं हर एक जगह जाके ऑडिशन देता हूँ, वहाँ से उनके थ्रू मुझे कोई काम मिल जाए या उनके थ्रू कोई ऑडिशन के लिए लीड्स मिल जाए, तो मैं यही कर रहा हूँ। और यही कर सकते हैं अभी, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट ऐसा किसी का कांटेक्ट नहीं है कि मैं उसको जाके बोलूँ कि भाई ऐसा कुछ काम है क्या। मुझे मेरी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम चाहिए। जैसे मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं डांसर हूँ अच्छा, मैं स्टंट्स कर सकता हूँ, आई एम अ B-बॉय, मैं रैप भी करता था, रैप भी शुरू किया था मैंने, 2-3 गाने हैं अभी डालता हूँ, चिंता मत करो। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मेरे से पूछो तो कि तुम्हें चाहिए क्या, मैं सब देने के लिए रेडी हूँ। सब चीज़ें सीखी है, मैं अपनी वीडियोज़ खुद एडिट करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन अगर मैंने शुरू किए, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, मैंने एडिटिंग सीखी है। वीडियो में मैं जितनी करता हूँ, मैं जो म्यूज़िक वीडियोज़ बनाता हूँ मेरे रैप के, वो खुद शूट करता हूँ, खुद एडिट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब स्किल सीखना। मैंने किया है, अब मुझे करनी है यार चीज़ें, अब मैं किसी के ऊपर डिपेंड रह के नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए। तो चलो अभी एक एक तारीफ बता दो आकाश और योगेश के बारे में। तारीफ तो मैं एक बूंद ना करूँ, आप एक बात मांग रहे हो, 2 बूंद तारीफ ना करूँ मैं इन दोनों की। बट देखो, मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ कि दोनों कैसे हैं, ठीक है। जैसे योगेश है, अगर कहीं लड़ाई हो गई और मैं कहीं पिट रहा हूँ बहुत धुनक धुनक के, धाड़ धाड़ धाड़, तो योगेश क्या है, योगेश पहुंचेगा कि किसने मारा, दाड़ 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 मारना शुरू कर देगा। आकाश उसमें थोड़ा काम और समझदार है, वो जाएगा पहले देखेगा कि उधर मतलब क्या है सिनेरियो, कैसा, किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं लग रही, कैसा वैसा है, वो भी मारेगा। ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए लड़ेगा नहीं, बट वो पहले उस माहौल को देखेगा कि यार इसकी वजह से आगे हमें प्रॉब्लम ना हो या उन्हें प्रॉब्लम ना हो जिनसे हम लड़ रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे हैं, और ये दोनों की ऐसे में बहुत अच्छी चीज़ है, और दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पता है, सिर्फ एक ही पॉइंट की वजह से दोनों बच जाते हैं, वरना तो मैं इनसे जिंदगी में कभी बात ना करूं। ये एक पॉइंट की वजह से बच जाते हैं कि ये लोग मुझे बहुत एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और मेरे को मतलब संभालते हैं। मतलब मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें करता हूँ, और योगेश भी बहुत संभालता है मुझे, आकाश भी बहुत संभालता है। तो ये एक होता है फ्रेंडशिप में। तो मैं बच्चा हूँ हमारी फ्रेंडशिप का, तीनों में मैं एक बच्चा हूँ और ये दोनों मुझे संभालते हैं, ऐसा है। ये मम्मी पापा है मेरे। हाँ। सो चलो अभी कंटेंट क्रिएशन तो ठीक है, उसके बाद आपकी मतलब नेक्स्ट गोल क्या है, आपको क्या करना है? या फिर कुछ आपका न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है? न्यू प्रोजेक्ट तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ से किस चीज़ में काम कर सकता हूँ, बट करेंटली मैं सिर्फ अभी मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे टिकना है किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। और मेरा एक फोकस्ड है गोल, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, बट मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। और होपफुली इस ईयर के एंड तक मैं कुछ शो के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अगर वो सब चीज़ें अच्छी होती है, मैं उसका ऑडिशन दूंगा, पूरा प्रोसेस करने वाला हूँ, और अच्छा होता है तो होपफुली आई विल
कंटिन्यू दैट शो, ऐसा कुछ करके है। पर आपको कभी मतलब जैसे आकाश कोरियोग्राफ कर रहे हैं इंडियाज बेस्ट डांसर, आपको कभी ऐसी मतलब कॉल आया उनके टीम के थ्रू की नहीं, मेरे एज अ को ऐसी कोरियोग्राफर? अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं उस टाइप का डांसर हूँ नहीं, ना मैं वैसे ही कोरियोग्राफीज करता हूँ। मैं एक बी बॉय हूँ और बी बॉइंग एंड डांस थोड़ा सा अलग है, तो मेरे को वैसी अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं क्योंकि मैं उस टाइप का डांस नहीं करता। तो मेरे को वैसे म्यूजिक वीडियोस के लिए आया है और बहुत सारी क्या बोलते हैं स्टंट डबल के लिए आया है, बट वैसा काम मुझे अभी करना नहीं है, मुझे एक्टिंग का ज़्यादा करना है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं बट मैंने खुद से मतलब किया नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैं आकाश से मिली हूँ एक्चुअली। अच्छा, कहाँ मिले हो आप? मैं सुपर डांसर चैप्टर 5 के शूट पे गई थी किसी के थ्रू, तो वहाँ पर मैं उनसे मिली थी। अच्छा, क्या बात है, मैं भी मिला हूँ। मैं फोटो ढूंढ रही हूँ आपको दिखाने के लिए। यार यहाँ पे तो नेट ही नहीं चल रहा। हे भगवान। अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे है। तो अभी एक राउंड करते हैं यस या नो, मतलब आपको खाली यस या नो में जवाब देना है। यस या नो राउंड मीन्स सर को खाली यस या नो में जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कभी आप खुद के जोक पे ही हंसे हो? हमेशा। अब मैं अभी भी कुछ भी बोल रहा हूँ ना, मैं खुद ही अपने जोक पे हंस देता हूँ। मुझे लगता है यार मैं क्या बोलता हूँ। ये देखो, ऐसे मैं खुद के जोक पे हंस देता हूँ, बहुत हंसा हूँ मैं खुद के जोक पे। सीरियस सिचुएशन मुझे तो लग रहा है आप हंसते होगे। मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर ही नहीं सकता, किसी भी पॉइंट पे मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकता, मेरे से नहीं होता ये। कभी लोगों को जज किया है साइलेंटली? नहीं, मैं लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि कौन क्या सोचेगा, ऐसे जज नहीं करता मैं किसी को भी। मैं बात करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं पहले बात करो, पहले समझो। और मुझे ऐसा लगता है मुझ में ना एक सुपर पावर है कि मैं ना लोगों को देख के बात करके समझ जाता हूँ कि ये इंसान कैसा है। और मेरे दोनों दोस्त ये मानते नहीं है कि मुझे पता चल जाता है कि ये इंसान अच्छा है दिल का या बुरा है। वैसा मुझे बात करके और इंसान को देख के थोड़े एक दिन में, इतनी ड्यूरेशन में मैं समझ जाता हूँ कि ये इंसान कैसा है। कभी आपका खुद का नाम गूगल किया है? बहुत बार किया होगा। मैंने तो वो वाली वीडियोस भी देखी हैं जिसमें बता रहे हैं कि मेरे पास फरारी है, मेरा एक चौड़ा घर है, वो भी देखा है मैंने वीडियोस। कभी डोर पे पुश लिखा होता है और आपने पुल किया है उसे? बहुत, हाँ, यस भाई। कभी स्ट्रेंजर्स को देख के स्माइल किया ऐसे ही चलते फिरते? अरे बहुत छेड़ा भी है भाई हम लोगों ने तो। एक अंकल ऐसे बैठे थे, हम लोनावला जा रहे थे, तो वो अंकल ना धूप में ऐसे सो रहे थे। स्ट्रेंजर ही थे वो एक तरीके से हमारे लिए, कड़क धूप में एकदम सो रहे हैं। तो हमने ना ऐसे करके बुलाया अंकल, ऐसे करके उनको छेड़ा था थोड़ा सा। तो ऐसे छेड़ा है, स्ट्रेंजर्स को छेड़ा है हमने। कभी समझो आपको किसी को इग्नोर करना है, हाँ, तो मतलब आप एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी लाते हो नहीं मतलब कि या फिर इग्नोर करके चले जाते हो? नहीं, इग्नोर तो नहीं करता हूँ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मुझे आप नहीं पसंद हो तो मैं बोल दूंगा कि आप मुझे नहीं पसंद हो, तो ये मैं इग्नोर क्यों ही करूँगा, मैं नहीं करता इग्नोर। ओके, आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ शेयर करना है आपके बारे में? मेरे बारे में कुछ शेयर, मैं बहुत कुछ आराम से सुकून से बता चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। एंड हाँ, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। अगर आप मुझे देखते हो, सुनते हो और मेरी वीडियोस देखते हो, आपको देखना पसंद है, मुझे सुनना पसंद है, तो मैं ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करता रहूँगा हमेशा और अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करूँगा। और मैंने सोच ही ये रखा है कि मैं हमेशा वो सब चीज़ें ट्राई करूँगा जो मेरे लिए करना पॉसिबल है ही नहीं। भाई मैं कानपुर से आया हुआ लड़का, सुपर डांसर जैसे शो में फाइनलिस्ट बना, वो सब चीज़ें करी मैंने जो मैंने कभी अपनी लाइफ में सोची नहीं थी। और बहुत सारे सिटीज़ में परफॉर्म किया, स्टेडियम्स में परफॉर्म किया है हमने। और उसके बाद अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए अभी ये कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो ऊपर वाले ने मेरे लिए इससे भी ज़्यादा कुछ प्लान कर रखा है, बस मुझे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें गॉड्स प्लान में आप बिलीव करते हो? गॉड्स प्लान? हाँ, मतलब गॉड्स प्लान से ज़्यादा मैं खुद की मेहनत पे बिलीव करता हूँ कि आप मेहनत करोगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। बट गॉड जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो ऊपर ऐसा कोई है जो आपके लिए काम कर रहा है या आप जो मेहनत कर रहे हो उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं, तो हाँ
जय श्री राम। तो हमारे चैनल के लिए भी आप कुछ बोल दो। आपके, मैं तो क्या ही बोलूँ आपके चैनल के बारे में, आप मेरे से ज़्यादा तो फॉलोअर्स ये कहाँ जाने वाला है? यूट्यूब पे, यूट्यूब दोनों पे जाएगा। गाइस जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस भूमिका बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं पर्सनली बहुत कम लड़कियों को जानता हूँ। मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है जिसने खुद की बुक लिखी है, गौरवी नाम है उसका, और मेरी बहन है जो फुटबॉल खेलती है। और ऐसी मैं बहुत ही गॉड को थैंक यू बोलता हूँ कि ऐसी लड़कियों को मुझे सामने मिलवाया है, भूमिका जैसी, गौरवी जैसी, रितिका जैसी, जो इतनी हार्ड वर्किंग है अपनी लाइफ में। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जो लोगों को आप इंस्टाग्राम पे देखते हो उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको भी करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बट मेरा सजेशन ये है प्लीज़ भूमिका शो देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अच्छा काम पुश करिए, ना कि जो बेफजूल की चीज़ें हैं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं भूमिका के साथ नेक्स्ट किसी और गेस्ट के साथ। टिल देन इन्होंने मेरा आउट्रो दे दिया है। तो मैं फिर बोलती हूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द भूमिका शो। और सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।